हाँ जी, बताओ रणिमा, आगे क्या होगा बेटा? 30,000 minus 15,000. 30,000 माइनस 15,000 जो ऑलरेडी हमें पहले मिल चुके हैं, तो यहाँ 15 आने थे और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि कोई पॉलिनेरियर है, तो सारे के सारे। अगला बोलो बेटा, जल्दी से, फास्ट। Small account. शेयर Share from small account debit to share capital. बोलो बेटा। 30,000. 10,000 इंटू 3, 3. 30,000। ठीक है, अगली एंट्री बोलो बेटा। Bank account debit to share first cap call account. 30,000. 7, Share second and final call account. 20,000. 10,000 into 2. Debit to share capital. और लास्ट Bank account debit to share and second and final call account 20,000. क्लियर है? एक बार प्लीज इसकी फोटो खींच लो। मैं अभी इसी में चेंज करूंगा, इसीलिए आपको मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। पहले इसकी फोटो खींच लो, फिर एक इसी में ही एक सिनेरियो करके दिखा रहा हूँ जिसके अंदर अगर क्वेश्चन कहता है कि कॉल्स के साथ भी एडजस्ट करना है। फोटो खींच ली? या इसके साथ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, दोबारा खींचता हूँ। If the question is silent on adjustment of excess application, ठीक है, it is to be adjusted only with allotment and variance to be refunded। ठीक है, इसकी फोटो खींच लीजिए। इसी में अब दूसरा केस बना देता हूँ, गाइस फोटो खींच ली इसकी। चलो ऊपर, ठीक है। हाँ जी, देखो अब अगर इसी में क्वेश्चन कहता है, सेकंड सिनेरियो करते हैं। सेकंड सिनेरियो क्वेश्चन क्या कहता है? If the question asks us to adjust the excess application with allotment and calls, क्लियर हो गया? क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया? ठीक है, अब क्या करें? तो आपका ऊपर तक का पार्ट तो सेम था, अब इसके बाद चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसको उठा करके बैंक में डाल दिया कि जो भी एक्स्ट्रा बचा उसको उठा करके बैंक में डाल दिया, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप बता सकते हो रणिमा, क्या चेक करना है अपने को? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू, तो चेक क्या करना है? पहले चेक करेंगे ना कितना है फर्स्ट कॉल, पैसे कितने आने, समझ आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आने बता सकते हो? 30,000 वही सेम या परिषद, अच्छा सॉरी नहीं करा ले अपने साथ एडजस्ट। वहाँ तो घर की बात है ना, है ना? परीक्षा के पैसे अपने साथ एडजस्ट करा ले, हम वापस तो कर लेंगे सेटल। 15,000 जितने
कितने परीक्षा को अलॉट हुए थे मल्टीप्लाइड बाय 3। फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपए। कितना आ गया? 15। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको हटाते हैं एक बार, ऐसे था ये 15,000 का आपका एक्स्ट्रा था। अब यहाँ देखा तो हमारा तो 15 का 15 पूरा का पूरा ही एडजस्ट हो गया, बैलेंस कुछ बचे। अगर बैलेंस बचता तो क्या करते बेटा? सेकंड कॉल में एडजस्ट। फिर सेकंड कॉल ड्यू लिखते, जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू लिखा है ऐसे ही सेकंड कॉल ड्यू लिखते। आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर हो गया अरुणिमा? सबको क्लियर है बेटा? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, साइलेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन कह रहा है कि आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इन सब पे भी एडजस्ट करो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ये वर्किंग नोट उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब इसमें फर्क क्या आएगा? पहली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं आएगा, सेकंड एंट्री में फर्क आता है। बैंक में आप अभी पहले ये 15 और 30 दोनों ले रहे थे, अब बैंक में सिर्फ 30,000 रह जाएंगे। जो ये 15,000 है तो कहाँ एडजस्ट होने हैं? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? कॉल में एडजस्ट हो रहे तो एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखा था हमने अभी? अलॉटमेंट के लिए क्या लिखा? अलॉटमेंट में शेयर एडजस्ट हो रहे थे तो शेयर अलॉटमेंट लिखा। तो आइडियली तो दिमाग में आता है तो सर अगर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे तो शेयर फर्स्ट कॉल करके लिखते रहते, लेकिन ऐसा नहीं। कॉल के अगर कोई पैसे हमारे पास एडवांस में पड़े, ध्यान से सुनना, कॉल के अगर कोई पैसे एडवांस में पड़े हैं तो हम उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं। आपको अगर याद हो, कॉल इन एडवांस। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो कॉल्स के जो पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं हम उसको कॉल इन एडवांस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, और कितने आ गए वो? अब चाहे ये फर्स्ट कॉल के होते हैं चाहे सेकंड कॉल के होते हैं, दोनों इसी में आएंगे। अगर मान लो, वैसे तो इसके फर्स्ट कॉल पे खत्म हो गया, मान लो तो सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट हो गया, सपोज करो 2,000, 15,000 फर्स्ट पे और 2,000 सेकंड, तो आप टोटल 17,000 यहाँ डाल देते तो कॉल इन एडवांस। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद रखना है अलॉटमेंट का तो सीधा सीधा लिखते हैं हम अलॉटमेंट, लेकिन बाकी कॉल्स का अगर कोई एडवांस मिला है तो उसे कॉल इन एडवांस मिला। ठीक है, अब देखो जो थर्ड एंट्री थी उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, हमने ड्यू किया, ड्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। फोर्थ एंट्री में भी हमने ये जो 15,000 ऊपर शेयर अलॉटमेंट के नाम से किया था माइनस कर दिया, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। फिफ्थ एंट्री फिर से ड्यू की एंट्री है, फर्स्ट कॉल की, कोई फर्क नहीं आएगा, ड्यू में तो कोई फर्क आता ही। सिक्स्थ में फर्क आएगा। सिक्स्थ एंट्री बता सकते हो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। बहुत बढ़िया, जो कॉल इन एडवांस आपने पहले क्रेडिट किया है आपको उसको डेबिट करना है। ठीक है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखो क्या चेंज आ रहा है, आप चेंज देखो जरा ध्यान से। 30,000 आपका ड्यू था तो ये तो 30 ही रहेगा, नीचे टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये बैंक वाला हटा देते हैं। और कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो गया वो बैंक वाली एंट्री में। कितना रिवर्स हो गया? 15,000 रुपए जो ऊपर आपके पास एडवांस थे। कैसे निकाला हमने 15,000? कैसे निकाला? जितना परीक्षा का 5,000 था इंटू 3। ठीक है, 5,000 अलॉट हुए थे, 3 रुपए के हिसाब से उसका एडवांस आया हुआ था फर्स्ट कॉल का, तो 15। और बैंक में कितने आ जाएंगे बेटा? टोटल 30,000 में से 15,000 माइनस 15, तो ये 15। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, बाकी 7th और 8th एंट्री दोनों इसमें सेम रहेंगी। अगर 8th एंट्री में भी कुछ कॉल इन एडवांस एडजस्ट हो रहा होता तो जैसे आपने ऊपर एंट्री में करा 6 में, सेम यहाँ हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आ रहा है सबको? चलो एक बार इसकी फोटो खींच लो और मुझे फिर कंफर्म करो कि किसी को डाउट है कोई तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको सबको क्लियर है? प्लीज थम्स अप कर दो एक बार मुझे अगर क्लियर है तो आज से अब गोइंग फॉरवर्ड, आज से अब जो भी क्वेश्चन करोगे जहां पे भी आपको कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में प्रो राटा दिख रहा है ना, तो प्लीज अगला स्टेप याद रखना, चेक करो अलॉटमेंट ड्यू क्या है और उसके आगे की कहानी
डिपेंड करेगा क्वेश्चन साइलेंट था या क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी एक्सेस है वो आगे कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको ये बता दिया। अभी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करने हैं, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। चलो आगे। अच्छा, अब आज एक सीखना है, दो तरह के शेयर्स होते हैं, टाइप ऑफ शेयर्स। किसी को पता है? पता है भाई किसी को? हाँ समीक्षा, कौन कौन से शेयर? सर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। क्या फर्क होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर? सर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ओनर्स के ही होते हैं, मतलब वो परमानेंट प्रेफरेंस शेयर वाले ओनर नहीं होते क्या? सब प्रेफरेंस वाले में फिक्स रेट पर उन्हें मिलते रहते हैं इंटरेस्ट नहीं, वगैरह। पहले ओनर की अगर बात earn करें करने तो मिक्स कर रही है, सारे पॉइंट्स मिक्स मत कर। अभी ओनरशिप की बात हो रही है तो पहले ओनरशिप की बात। क्या प्रेफरेंस शेयर्स और होल्डर ओनर नहीं होते क्या? सर दोनों ओनर होते हैं। तो फिर जो ओनरशिप वाला पॉइंट है वो तो खत्म हो गया। बताओ, कुछ और पॉइंट है तो बताओ। ओनरशिप दोनों ही ओनर है ना, तो लेट्स नॉट कंफ्यूज। सर क्या आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मुझे वीडियो। हाँ मैं ये सर। पूछ रहा हूँ बेटा, दोनों ही ओनर है ना, तो ओनरशिप वाला पॉइंट तो आपका खत्म हो गया। जो आप ओनरशिप का कुछ डिफरेंस बता रहे हैं। यस सर। दोनों ही ओनर है, और ऐसा नहीं है कि इक्विटी ज्यादा बड़ा ओनर है, प्रेफरेंस छोटा ओनर है। ओनर है, दोनों ही ओनर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फर्क है। जैसे कि अभी समीक्षा बोल रही थी कुछ फिक्स्ड रेट का। देखो क्या है, पहली चीज तो ये क्लियर करो, अगर इनको शेयर अलॉट हुआ है तो ओनर तो है। हमने डिस्कस किया था ना कि शेयर अलॉट करते हैं तो जो ओनर होते हैं उनको शेयर अलॉट करते हैं, ओनर तो है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, प्रेफरेंस शेयर, यानी अगर कोई ये वाला शेयर होल्ड करता है तो उसे प्रेफरेंस मिलती है ओवर दी अदर शेयर। और ये बात समझ में क्लियर हो गया? सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अगर जैसे आप कहते हैं ना, मान लो आप स्टेडियम में जाते हो तो एक अलग अलग कैटेगरी ऑफ पासेस होते हैं। एक आता है वीवीआईपी पास, पता नहीं भाई, पहले वीआईपी होता था, फिर वीवीआईपी हो गया, फिर वीवीवीआईपी, तो कितनी कैटेगरी कर है ना। तो पॉइंट इज कि अगर कोई वीआईपी है या वीवीआईपी है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रही है ओवर दी नॉर्मल पास। समझ आ रहा है मेरी बात? तो सेम चीज प्रेफरेंस शेयर्स में जो नॉर्मल शेयर होल्डर हम बोलते हैं उससे कुछ प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज में? दो चीज, प्राइमरीली दो चीज, ध्यान देना, प्राइमरीली दो चीजों में उसको प्रेफरेंस क्या मिल रही है? पहला, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, यानी जब भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जब भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट किया जाएगा। फिर अगर कुछ बचेगा तब इक्विटी शेयर्स की बारी आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? पहले प्रॉफिट में शेयर किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद इक्विटी। प्रेफरेंस मिल गए उनको। दूसरी जगह प्रेफरेंस कब मिलती है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, यानी जब कंपनी बंद होता है। तो जब हम सबके पैसे वापस कर रहे होते हैं शेयर होल्डर, तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस। तो पहले उन्हें प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस समझ आ गई। प्राइमरीली ये दो जगह पे प्रेफरेंस। हाँ, फर्क और भी है। फर्क और क्या है? और भी फर्क बता देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली एक टाइम पीरियड के लिए इशू होते हैं, ठीक है, कि 15 साल 20 साल, उसके बाद रिडीम हो जाते हैं, वापस उनके पैसे हम वापस करते हैं। इक्विटी शेयर लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो एक फर्क ये भी होता है। एक और फर्क क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एक फिक्स्ड रेट होता है, 10%, 15%, ऐसे करके कुछ फिक्स होता है, 12%, कुछ भी हो सकता है, फिक्स होता है। यानी कि उनका डिविडेंड का रेट फिक्स है, हर साल उन्हें उतना ही डिविडेंड मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि कंपनी अच्छा कर रही है तो और डिविडेंड देगी और प्रॉफिट में हिस्सा देगी, नहीं, उनका फिक्स है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे ये फर्क। अब क्वेश्चन में अभी तक तो हम शेयर्स की एंट्री कर रहे थे, तो सर फर्क पड़ेगा प्रेफरेंस है या इक्विटी है? माइनर सा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वो बता। तो क्वेश्चन में अगर आपको इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, या अभी आप क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, उसे एक क्वेश्चन में दोनों होंगे, कुछ इक्विटी शेयर्स भी आपने इशू करे, कुछ प्रेफरेंस भी इशू करे। तो पहली चीज तो याद रखना, दोनों की वर्किंग नोट अलग अलग बना। इक्विटी का पूरा अलग बनेगा, प्रेफरेंस का पूरा अलग बनेगा। वैसे ही ऑफर अप्लाइड अलॉटेड, उसका अलग अपना ब्रेकअप बनाना, क्योंकि अलग अलग ब्रेकअप हो सकता है, अलग अलग अमाउंट।
हो सकता है 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ, 400 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ, सो देयर कैन बी डिफरेंस इन अमाउंट फॉर बोथ ऑफ। समझ आ गई बात? ब्रेकअप भी अलग अलग हो सकता है, एक में 4 इंस्टॉलमेंट, एक में 2 इंस्टॉलमेंट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का, तो आपने क्या करना, आपने एक बात याद रखनी है सबसे पहली कि आपने दोनों का वर्किंग नोट अलग अलग, ठीक है। दूसरा और क्या करना समझते हैं, मैं पहले लमसम में बता देता हूँ लमसम में क्या होगा, ठीक है, एंड उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, लमसम में क्या एंट्रीज होती है बेटा, जरा बताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर आगे? एप्लीकेशन तो यानी and एक account अकाउंट शेयर से रिलेटेड अगर हम अकाउंट की बात करें तो कौन सा यूज हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन, आगे एंड अलॉट, and allot यही होता है। फिर उसके बाद अगली एंट्री क्या होती है, share application and allotment account debit to share capital यानी दूसरा शेयर से रिलेटेड अकाउंट कौन सा यूज हुआ, share शेयर के। समझ आ गया? अगर टेक्निकली देखें तो 3 अकाउंट यूज हो रहे हैं, बैंक, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल। बैंक को अलग कर देते हैं, मैं शेयर से रिलेटेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ, शेयर से रिलेटेड अकाउंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो ये 2 यूज। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ठीक है। अगर यही चीज मैं इंस्टॉलमेंट में करता हूँ तो मुझे बता सकते हो बिना एंट्रीज बताए कि कौन कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं जो शेयर से रिलेटेड है। एक तो share application account आगे share allotment शेयर अलॉटमेंट, share first call वेरी गुड। share capital base share capital अब वो लास्ट में लिखूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल के बाद और भी कुछ है, अज्यूमिंग 4 इंस्टॉलमेंट्स, लेट्स share second शेयर कितने सेकंड एंड final फाइनल कॉल, ठीक है, और ऑब्वियसली एक शेयर कैपिटल तो होगा। तो शेयर से रिलेटेड आप देख रहे हो यही आपके अकाउंट से। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलग अलग बोले, ठीक है, क्वेश्चन में अगर हमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलग अलग बता रखा है, ये 2 अलग अलग शेयर है। सबसे पहले हम बात करते हैं लमसम, सारी एंट्री डिट्टो से, सब कुछ कैलकुलेशन वर्किंग जैसे आपने सीखा बिल्कुल वैसी कर, पर याद रखना दोनों का अलग अलग, ठीक है। एंट्रीज में क्या फर्क आएगा, एंट्रीज में सिर्फ नाम का थोड़ा सा फर्क आएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जगह आप बोलोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ आई बात? यानी मैंने क्या करा, इक्विटी वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया। इसी तरीके से जब शेयर कैपिटल यूज करोगे तो उसकी जगह क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि अगर मैं बोलूं हमने ये इक्विटी वर्ड एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? मैंने इसको अलग हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ध्यान में। तो आप सारी एंट्री सेव करोगे, यानी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरी क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करते हैं प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस में क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल था, इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ थोड़ा और फर्क आएगा, क्या फर्क है, x%, मैं x लिख रहा हूँ, जो भी परसेंटेज होगी, अगर 10% है तो आप 10% लिखना, 12 लिखा तो 12% लिखना, जो क्वेश्चन में दिया होगा। और क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो x% लिखना, x% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? यानी फर्क क्या आया बेटा, फर्क ये आया कि आपने सब जगह इक्विटी के केस में इक्विटी लगा दिया, प्रेफरेंस के केस में प्रेफरेंस लगा दिया, पर प्रेफरेंस के केस में एक चीज और एक्स्ट्रा कर दी, जहां प्रेफरेंस कैपिटल लिख दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें x%, जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज और साथ में अटैच कर, ताकि पता रहे कितना परसेंट वाला प्रेफरेंस है। क्लियर हो गया गाइस? इसी तरीके से अगर हम यहाँ इंस्टॉलमेंट की बात करें, बता सकते हो बेटा आप अपने आप कि क्या चेंज आएगा, equity share application
मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा। पहला हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बोलो। Equity share allotment, equity share first call. आगे हाँ जी, Equity second and final or equity share capital. इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और Equity share capital. शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? तो यहाँ सब में मैं इक्विटी को हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, सारी एंट्री को सेम, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, मैंने आपको बता दिया क्या फर्क आएगा। आप सब जगह जहाँ जहाँ पे शेयर शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, सब जगह आप क्या करोगे, इक्विटी वर्ड साथ में लिखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से प्रेफरेंस में कर लेते हैं, क्या आएगा भैया? Preference share application account. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, Preference allotment, share allotment. प्रेफरेंस लिख के तो शेयर को आ जाती है। हाँ, आगे Preference share first call account. हाँ जी, Preference second and final call account. और अगला X% preference share capital. X%, याद रखना है यहाँ पे लास्ट में शेयर कैपिटल वाले में परसेंटेज X% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया गाइस? इसको भी हाईलाइट कर दिया। Just क्लियर हो गया गाइस? तो इट इज वेरी इजी, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, हमें सिर्फ याद रखना है, अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड मेंशन्ड है तो इक्विटी लिखो, और प्रेफरेंस मेंशन्ड है तो साथ में प्रेफरेंस। बाकी सारा कुछ इसके बोलो बीच में एक बार। अभी मुझे वैसे एक टॉपिक और कराना था आपको, बट आई एम थिंकिंग कि अभी यही रहने देते हैं। वो टॉपिक रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक रह गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रीमियम वाला करना टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं अभी वो है करने का 5-10 मिनट और पहली बार तो बोला है ना। हाँ सर, नहीं सर, सर इनकी एंट्री साथ में करनी है या कंबाइन करके करनी है? बेटा था यार, तुम गलती करोगे तो मैं बताऊंगा यार, मुझसे गलती करते यार है। तस्वीर पूछ रही है कि सर इनकी एंट्रीज कंबाइन करके करनी है या अलग अलग करनी है, यानी सारी पहले इक्विटी की कर दी, सारी प्रेफरेंस की, ये पूछ रहे हो? तो बेटा ऐसे नहीं करना, हम कैसे करते हैं एंट्रीज, डेट वाइज या इवेंट वाइज, जो भी इवेंट है। तो अगर क्वेश्चन ने बोला कि हमने दोनों के शेयर्स ऑफर किए और उसके बाद एप्लीकेशन आई, तो दोनों की एप्लीकेशन साथ में आई ना। ठीक है, तो आप पहले दोनों की एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर दूसरी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये अलग अलग करना, कंबाइन मत कर, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं लेकिन आई वुड अवॉइड, क्योंकि पता है क्या होगा, दोनों का रूल अलग अलग चलेगा, सब चीजें अलग अलग चलेगी, कंपैरिजन अलग अलग होगा, फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या होगा। तो इसलिए प्रेफर करो वैसे अलग अलग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसी तरह अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, उसके लिए एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू X% प्रेफरेंस शेयर। इस तरीके से एक एक करके सारी एंट्री। समझ आ गया? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक और बचे हैं आपके।
कि अभी बिफोर वी जंप ऑन टू कोड फीचर एंड द इशू we'll try to complete those two topics also in the next class. And guys, please, अब next class से पहले होमवर्क कर देना. आज के लिए मैंने कुछ पता था, मैंने समझा नहीं आपको. जिन्होंने कर लिया था अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया परीक्षा में तो मैसेज डाल दो, मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ. प्लीज सॉरी, यहाँ मेरे को डाल दिया. अगर आजकल ना थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो गया तो मिस हो जाता है. मेरे को मैसेज डाल दे, थोड़ा तेरा काम बढ़ा दिया मैंने, पुराना वाला कॉपी करके डाल दिया, कुछ नहीं है ना. तो वो मैसेज डाल दे, मैं एक बार जैसे ही फ्री होता हूँ अभी आपको होमवर्क बताता हूँ. ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले ये कंप्लीट करते हैं. ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन.